सीटेट अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको चीजों को पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बल्कि समझना है। आपका कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, ईवीएस का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, यानी सीटेट आपका पूरा समझ का खेल है। जितना आपने समझ लिया और बच्चे को समझा दिया, ठीक है, यानी आप बच्चे को कितना समझा सकते हो, कितना सिखा सकते हो और खुद कितना समझ सकते हो, तो समझो कि आपका सीटेट पास हो गया। कोई भी टॉपिक है उसको आपको पढ़ना भी नहीं है, रटना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, क्योंकि उन चीजों को आप पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हो सीटेट के एग्जाम देने तक, क्योंकि आपने जो भी सीटेट संबंधी कोर्स किया है वहां आपने सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है, डिटेल में पढ़ी है। लेकिन एग्जाम देने से पहले अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है। आपको प्रत्येक चीज को, प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है, यानी बच्चे के अनुसार समझना है, बच्चे के अकॉर्डिंग समझना है, आपको स्वयं बच्चा बनना है। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुभाषिकता। अब देखो ये बहुभाषिकता क्या है, इसे हम आज पूरा समझेंगे और समझने के बाद फिर हम बाद में पीडीएफ से भी पढ़ते हैं, तो फिर हम पीडीएफ से भी आपको पढ़ेंगे, जहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो फिर आपको न पीडीएफ की जरूरत है, न आपको बुक की जरूरत है, प्रत्येक सब्जेक्ट सीटेट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक बार समझ लेते हो तो फिर आपको बुकों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी होती है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको अवश्य लगानी पड़ेगी। तो देखो अब बात करते हैं बहुभाषिकता, और ये आपकी भाषा का, ठीक है, आपकी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपकी जो भी लैंग्वेज दो पूछी जाती है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में ही बहुभाषिकता से आपके प्रश्न बनते हैं। चाहे आपका फर्स्ट आपकी हिंदी हो गई, दूसरी संस्कृत हो, ठीक है, और या फिर इंग्लिश हो, जो भी आपकी भाषा होती है वहां भी ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। अब देखो बहुभाषिकता क्या है। बहु का अर्थ होता है बहुत, ठीक है, बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत, और भाषिकता का अर्थ क्या होता है, भाषा। आप इस तरीके से समझिएगा। यानी बहुभाषिकता, देखो बहुभाषिकता का अर्थ है दो, ठीक है, दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपका छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, यानी दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति बहुभाषी कहलाता है। यानी हमारी जो कक्षा होती है, आपके पास, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास एक कक्षा का माहौल होगा, और उस कक्षा में हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हों जो दो भाषाएं बोलते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा की मातृभाषा अलग हो, दूसरे बच्चे की मातृभाषा अलग हो, और आपकी मातृभाषा अलग हो, ठीक है, तब भी वो बहुभाषी ही कक्षा कहलाती है, क्योंकि बच्चे की भाषा दूसरी है, आपकी दूसरी है, तो दो भाषाओं का मिलन, ठीक है। कक्षा में दो भाषाओं का मिलन, ये नहीं कि बच्चे को ही दो भाषाएं आनी चाहिए, ठीक है, बच्चे को ही दो भाषाएं नहीं आनी चाहिए। दो बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं तो दो भाषाएं, आपकी कक्षा में दो भाषाएं हो गई। आप अलग भाषा बोलते हैं, बच्चे अलग भाषा बोलते हैं, तब भी आपके दो भाषाएं हो गई। तो ये आपकी जो कक्षा कक्ष है वो क्या कहलाएगा, यही आपका कक्षा कक्ष बहुभाषा कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बहुभाषी यानी बहुत सारी बोलने वाला व्यक्ति हो जाता है, बहुत सी भाषाएं बोलने वाला, दो से अधिक या दो, तो लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी कक्षा कक्ष से लेना देना है, क्योंकि हमें सीटेट के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपकी कक्षा में इस तरीके से आपको मिलेंगे। अब देखो आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक है, मेन चीज है कि आपके प्रश्न कहाँ से बनते हैं। तो प्रश्न आपके बनते हैं कि बहुभाषिकता, आपकी जो कक्षा में बहुभाषिकता है, यानी ठीक है, एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले अगर आपकी कक्षा में बच्चे हैं, तो फिर ये एक जटिलता है या फिर एक संसाधन है। अब देखो अगर आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई जटिलता है या संसाधन है, तो आपको संसाधन के साथ ही हमेशा जाना है। बहुभाषिकता सीटेट में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, लेकिन कुछ जटिलताएं भी है, कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है बहुभाषी कक्षा में। तो वो कौन कौन सी है, क्या क्या परेशानियां हैं, तो इसे हम पहले देखते हैं। और बहुभाषिकता क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, देखो जटिलता है कि बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसका बच्चे की भाषा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब बच्चे की जब क्षेत्रीय भाषा पर प्रभाव पड़ेगा
तो फिर क्या होगा कि अब बच्चे के क्षेत्र में, ठीक है, बच्चे के क्षेत्र में कोई भी भाषा जो बोली जाती है, जैसे आप क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव मान के चलिएगा, हिंदी को लीजिएगा। हिंदी जो बिहार में भोजपुरी भाषा में अलग तरीके से बोली जाती है। इधर आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में कनपुरिया बोलते हैं, तो वहां अलग लेवल हो जाता है उसका बोलने का प्रभाव। और है हिंदी ही आपकी भाषा, लेकिन इसकी बोलियां अलग अलग हो जाती है। ब्रज क्षेत्र में चले जाइए, मथुरा वृंदावन की तरफ यूपी में, तो उधर आपको अलग मिलेगा। तो ये अलग अलग, तो उसका प्रभाव बच्चों पर रहता है। तो जब भी आप मानक भाषा आप बच्चे को सिखाते हो, तो ये क्या है, ये एक मतलब आपको एक जटिलता के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत जटिलता है, बच्चे को क्षेत्रीय प्रभाव से निकाल करके मानक भाषा खड़ी बोली सिखाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और जो भाषा उन्होंने अर्जन करके आए हैं अपने परिवार से, अपने घर से। देखो भाषा अर्जन पर वीडियो आपको मिल चुकी है, तो उन्होंने, ठीक है, अपने घर और परिवार से, अपने क्षेत्र से जो जिस भाषा का अर्जन किया है, उस भाषा को थोड़ा मतलब उस भाषा का प्रभाव हमेशा रहता ही रहता है। अब कौशल विकसित करने में चुनौती, देखो कौशल विकसित करने में भी ये एक चुनौती रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो भी आप पढ़ना लिखना बोलना, इस पर अगर आप बच्चे को कौशल सिखाते हो तो एक चुनौती रहती है, क्योंकि बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसका प्रभाव बच्चे पर रहता है। और आपने देखा होगा बच्चा सड़क को सड़क लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे शब्द हैं जो बच्चे के कौशल को विकास करने में चुनौती होते हैं। जैसे मौखिक कौशल, तो मौखिक कौशल में भी बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज्यादा करता है। बच्चे को लेखन कौशल में तो वो उसी भाषा का प्रयोग करता है। अब देखो शिक्षक के लिए भी ये एक चुनौती होती है। शिक्षक के लिए चुनौती इस तरीके से हो सकती है कि मान के चलिए कि आपकी भाषा अलग है और आपका किसी दूसरे राज्य में आपको जॉब मिलती है, जैसे कि केबीएस में आपको पूरे भारत में कहीं भी जॉब मिल सकती है। अभी बीपीएससी की टीचर वैकेंसी निकली है, तो यहाँ जैसे आप यूपी वाले हो और आपने वहां अगर टीचर बनते हो, तो फिर वहां भी आपको वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रभाव बच्चों को देखने को मिलेगा। लेकिन आपको वो भाषा नहीं आती है, तो ये आपके लिए भी एक चुनौती के रूप में, ठीक है, कक्षा कक्ष में एक चुनौती होती है। रुचि और योग्यता का अभाव, देखो बच्चों की जो भी मातृभाषा होती है उसमें बच्चे की बहुत ज्यादा रुचि होती है। दूसरी भाषा सीखने में थोड़ा रुचि और योग्यता का अभाव होता है। एक तो बच्चा योग्य नहीं होता, क्योंकि बच्चा बोलना, ठीक है, जो भी मौखिक कौशल है, तो बोलने के कौशल के और सुनने के कौशल, बोलना और सुनना, इन दोनों कौशलों के साथ स्कूल में आता है। सिर्फ पढ़ना और लिखना, ये दो कौशल बच्चे को यहाँ सिखाए जाते हैं। तो इसका भी, ये भी एक आपके सामने जटिल चुनौती रहती है कि बच्चे को किस तरीके से, अब इन चुनौतियों को आपको किस तरीके से दूर करना है, इस पर भी चर्चा होगी। अब बात करते हैं संसाधन के रूप में। तो देखो संसाधन के रूप में ज्यादातर देखा गया है, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं उनकी जो वैचारिक क्षमता होती है वो श्रेष्ठ होती है। उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक भाषा बोलने वाले बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। उसका बौद्धिक विकास भी अधिक होता है, ठीक है। तो शब्द भंडार में वृद्धि, अब देखो शब्द भंडार में वृद्धि तो होनी होनी है, जब 2 भाषाएं बच्चा बोलेगा तो शब्द भंडार में वृद्धि। रचनात्मकता, यानी बच्चे कोई भी रचनात्मकता, कोई भी क्रिएटिविटी करता है, जैसे कि कोई कविता लिखता है, लेखन में कोई कहानी लिखता है, तो वो अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग अवश्य करता है। दूसरों की भाषा समझने का अवसर, यानी जैसे कि बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है और दूसरा बच्चा की दूसरी भाषा है, तो वो उसकी भाषा को भी समझने की उसको अवसर मिलता है, ठीक है। और भाषा अर्जन आपने देखा ही होगा कि उसके लिए एक परिवेश चाहिए, तो यहाँ उसको एक परिवेश भी मिलता है दूसरी भाषा को सीखने का। और संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि बच्चे की होती ही है, ठीक है। और वैचारिक क्षमता में भी वृद्धि होती है बच्चे की। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि भाषा जटिलता के रूप में भी थोड़ा सा आती है। तो जटिलता कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? जटिलता आपको मिलेगी
क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव मिलता है। कौशलों को विकसित करने में जटिलता का मिलेगी आपको। एक शिक्षक के लिए भी चुनौती होती है और रुचि और योग्यताओं का भी बच्चे में अभाव पाया जाता है, लेकिन इसे आप एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। यानी बच्चे की मातृभाषा के साथ जोड़ करके आप बच्चे को दूसरी भाषा सिखा सकते हो। आप बच्चे दो भाषाएं आराम से सीख जाते हैं, तो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि करती है, रचनात्मकता में वृद्धि करती है। दूसरों की भाषा को समझने का बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलता है और वो दूसरी भाषा को बिना किसी प्रयास के अर्जन के साथ ही सीख भी लेते हैं। और ये संज्ञानात्मक विकास में भी वृद्धि करती है। दो से अधिक भाषाएं बच्चा जब बोलता है, एक से अधिक, दो या दो से अधिक, और ये वैचारिक जो भी क्षमता है बच्चे की, जो भी उसके मौलिक विचार है, उसकी क्षमता में भी वृद्धि करता है। अब देखते हैं कि जो भाषा, ठीक है, बहुभाषिकता की जो जटिलताएं हैं, ठीक है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो अब इसे हम देखते हैं कि उनको आप दूर कैसे कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो बहुभाषिकता है, ठीक है, तो अब इसकी जो आपके सामने बहुभाषी कक्षा में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का आपको समाधान कैसे करना है, ठीक है, समस्याओं का आपको समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है तो श्रमद्ध परिवेश, यानी आपको एक श्रमद्ध परिवेश देना है बच्चों को। यानी आपकी भाषा में अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चे हैं, तो आपको एक श्रमद्ध ऐसा परिवेश देना है बच्चे को कि वो अपनी मातृभाषा के साथ ही दूसरी भाषा सीख सके, क्योंकि बच्चे जो भाषा का अर्जन करते हैं वो समृद्ध परिवेश से ही करते हैं। मान के चलिएगा कि परिवेश का से बच्चा कैसे सीखता है। तो परिवेश से बच्चा, जब एक बच्चा होता है वो अपने घर से, परिवार से, अपने पास पड़ोस से भाषा को मतलब सहज और सरल रूप से अर्जन करके सीखता है। वहां वो कोई किताबें नहीं पढ़ता है भाषा सीखने के लिए, कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ता है, उसको रटता भी नहीं है भाषा को, यानी सहज सुन करके और सहज रूप से, सरल रूप से, बिना किसी प्रयास के सीख लेता है। तो आपको भी एक समृद्ध परिवेश देना है जहां बच्चा सहज और सरल रूप से सीख सके, ठीक है, बिना प्रयास के। घर और स्कूल की भाषा में समरूपता, ठीक है, यानी बच्चे को आपको स्कूल की भाषा, यानी बच्चे की जो भी मातृभाषा है, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, तो जो भी आप स्कूल की भाषा प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी समरूपता तो अवश्य होनी चाहिए, बच्चा उसको समझ सके, बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए, समरूपता अवश्य होनी चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला, देखो त्रिभाषा फार्मूला में आपको पता ही है कि प्राथमिक रूप में, ठीक है, बच्चे को जो भी शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, ठीक है, इसके साथ साथ दो भाषाओं का, ठीक है, एक उसकी क्षेत्रीय भाषा या फिर अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, जो भी उसकी हो, तो इनका दिया गया है, यानी त्रिभाषा फार्मूला का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान करना है। आपकी भाषा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, यानी कुछ बच्चे अलग बोलते हैं, कुछ बच्चे अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको सभी की भाषाओं को सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि आप और कुछ बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको हंसी नहीं उड़ानी है, बल्कि सभी बच्चों की भाषा को सम्मान देना है और एक दूसरे बच्चे को भी सिखाना है सभी की भाषाओं का सम्मान करना। और इसके साथ साथ आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने के अवसर दीजिएगा। बच्चा जितना ज्यादा बोलेगा उतनी ही उसकी जो भी आप भाषा सिखाना चाहते हैं, तो उसके ज्यादा से ज्यादा बोलने से, ठीक है, मौखिक कौशल करने से, आत्माभिव्यक्ति करने से बच्चा भाषा सीखता है। तो ये कुछ बहुभाषिकता थी आपकी, और इसे हम अगली वीडियो में पूरा पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो हम पहले समझते हैं फिर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी। और ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है। जल्दी ही हम हिंदी की सारी क्लासें समाप्त करने वाले हैं और सीडीपी की क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको सीटेट का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर फ्री में कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।